नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है, क्या इसके अपवाद हैं, इनको आज हम समझेंगे। देखिए, जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 है। इसमें लिखा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। मतलब जो राज्य है वह किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान को लेकर उनमें भेद नहीं करेगा। यह लिखा गया है आर्टिकल 15 में। लेकिन आप अगर इसको गौर से पढ़ेंगे तो इसमें एक शब्द आया है केवल। केवल के कारण इसमें एक अपवाद ये उत्पन्न हो गया है कि जो यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य आधारों पर किया जा सकता है। यहाँ पे केवल होने के कारण इसमें कुछ अपवाद आ गए हैं। अगर बात की जाए अपवादों की, तो आर्टिकल 15A में कुछ संशोधित करके उसको बढ़ाया गया है। तो आर्टिकल 15A में लिखा गया है कि राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। जो आर्टिकल 15A है उसमें लिखा गया है कि राज्य को इस बात की अनुमति है कि बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए वो उन्हें विशेष व्यवस्था करे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखते हो कि स्थानीय निकायों में जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण दिया जाता है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो ये इसके आर्टिकल 15A के एग्जाम्पल हो गए। अब बात की जाए 15B, तो देखिए 15B में राज्य को अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15B में। और इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो देखिए, जो विधानमंडल है, विधानमंडल में जो सीटों का आरक्षण है और सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क से थोड़ी बहुत जो छूट मिलती है वो इसमें शामिल है। ठीक है। अब अगर बात की जाए 15C, आर्टिकल 15C क्या है, तो आर्टिकल 15C में लिखा हुआ है कि राज्य को अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के विकास के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकती है। ठीक है। आर्टिकल 15C में क्या लिखा है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह पिछड़े लोगों के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के लिए उनके विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर थोड़ी बहुत उन्हें छूट दे सकती है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 15C में। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए आरक्षण, इस पे बात कर लेते हैं कि देखिए, जो संविधान के 93 नंबर का जो संशोधन था 2005 में, उसके द्वारा इसको शामिल किया गया। इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में, जैसे IIT, IIM, इन सब में 27% जो वहाँ की सीटें होती हैं उनका आरक्षण का प्रावधान किया। इस पर 2008 में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि इस पर अपनी टिप्पणी की कि दोनों अधिनियमों की जो अधिनियम बनाए थे उन दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी। लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश भी दिया कि वह इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का भी पालन करे। अब बात करते हैं कि किन व्यक्तियों को जो क्रीमी लेयर है उसमें रखा जाता है और किन व्यक्तियों को इसमें नहीं रखा जाता। मतलब जो OBC के लिए जो आरक्षण दिया गया है 27% केंद्र सरकार द्वारा, जिस पर 2008 को जो उच्चतम न्यायालय है उसने मुहर लगाई थी, तो उसमें जो क्रीमी लेयर जो सिद्धांत का पालन करने के लिए कहा गया था, तो वह देखते हैं कि उसमें किन व्यक्तियों को इसका
फ़ायदा मिलेगा ओबीसी आरक्षण का, वो किन को नहीं मिलेगा। अगर देखिए किन किन व्यक्तियों को जो क्रीमी लेयर है उसकी में रखा गया है और उन्हें ओबीसी 27% आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले जो संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, और भी अन्य स्टेट के जो एमपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ पीएससी हो, इनके जो अधिकारी और जो सदस्य हैं उनको इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप इस वर्ग में आते हैं तो आपको ओबीसी 27% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ग्रुप ए तथा ग्रुप बी के वर्ग 2 अधिकारी हैं, ठीक है, ग्रुप ए या ग्रुप बी के वर्ग 2 अधिकारी हैं जो कि केंद्रीय एवं राज्य सेवाओं में हैं, तो भी आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आरक्षण का। और इनके बाद जिन लोगों की सालाना आय 8 लाख रुपए है या इससे अधिक है, ठीक है, जिन व्यक्तियों की सालाना आय 8 लाख रुपए है या इससे अधिक है, तो उन्हें भी क्या होगा कि इस ओबीसी आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब देखिए बात की जाए कि अभी तो ये 8 लाख रुपए है, क्रीमी लेयर की जो सीमा है आय की वो है 8 लाख रुपए, लेकिन जब क्रीमी लेयर लागू की गई थी तब इसकी सीमा थी 1993 में 1 लाख रुपए, और समय समय पर इसमें क्या हुआ कि बढ़ोतरी की गई। जैसे 2004 में इसको बढ़ा दिया गया और 1 लाख रुपए से इसको बढ़ा के 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। उसके बाद 2008 में इसकी दोबारा सीमा बढ़ाई गई और 4.5 लाख रुपए सालाना इनकम इसका कर दिया कि किसी व्यक्ति की अगर एक साल में 4.5 लाख रुपए से अधिक की आय है तो उसको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और उसको ओबीसी का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। 2013 में इसको फिर बढ़ाया गया और इसकी जो आय सीमा है वो 6 लाख रुपए कर दी गई, और 2017 में इसको अंतिम बार जो बढ़ाया गया 2017 में, तब इसकी जो सीमा थी वो कर दी गई निर्धारित 8 लाख रुपए। अब प्रेजेंट में अभी वही चल रही है कि अगर आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए या इससे अधिक है तब आप क्रीमी लेयर में आएंगे और आपको ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं आर्टिकल 15D के बारे में। इसमें क्या है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें क्या लिखा है कि जो ये आर्टिकल है इसको जोड़ा गया था 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा। इसमें क्या लिखा गया है, इस प्रावधान को प्रभावशाली बनाने के लिए, सबसे बड़ी बात, इस जो नियम है इसको प्रभावशाली बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण संबंधी आदेश जारी किया। ठीक है, अब बात की जाए कि इसका फ़ायदा किन को मिलेगा, किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उन व्यक्तियों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा ओबीसी के लिए पहले से जारी आरक्षण की व्यवस्था से उनको लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यह आर्थिक तौर पे है। ठीक है, जो आर्टिकल 15D है ये आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसमें लिखा गया है कि जिन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलता है उनको यह आरक्षण दिया जाएगा। अब बात की जाए कि इसका आरक्षण का फ़ायदा किन किन व्यक्तियों को मिलेगा, इसकी क्या शर्तें हैं। तो देखिए अगर आपको 10% जो आरक्षण मिलने वाला है तो ये आपको कब मिलेगा, इसकी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो देखिए अगर जिन व्यक्तियों की पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है उन्हें इसका फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति की सालाना आय 6 लाख रुपए से कम है तो उसे 10% जो आरक्षण दिया गया है उसका उसे फ़ायदा मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति है जिसका 5 एकड़ या इससे अधिक की भूमि है तो उसे इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास जो भूमि है वो 5 एकड़ या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आपको
आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका 1000 वर्ग फीट या इससे ज़्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए, या फिर कहीं तो आपका जो घर है वो 1000 वर्ग फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगला एक और पॉइंट है कि अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत 100 गज या इससे बड़ा आवासीय भूखंड ना हो। ठीक है, मतलब अगर सिंपल भाषा में बोला जाए कि जो नगर पालिका जो क्षेत्र आता है नगर पालिका में, उस जगह आपका 100 गज का एक प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और पॉइंट है कि देखिए अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर, ठीक है, जो अधिसूचित क्षेत्र हैं उनसे बाहर 200 गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड ना हो। मतलब अधिसूचित जो क्षेत्र हैं उनसे बाहर 200 गज या इससे अधिक का क्या ना हो, आपका एक प्लॉट ना हो। तो आप 10% जो आरक्षण दिया गया है उसके लिए आपको ये पूरी आहताएं पूरी करनी होंगी, तभी आपको 10% का वो लाभ मिल सकेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। इसके बारे में हमने पूरी इसकी गहराई से पढ़ा, और अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो वो आपके इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा अगर आर्टिकल 15 से कोई क्वेश्चन आता है।